नमस्ते साथियों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की उस नींव पर चर्चा करेंगे जिसके बिना साहित्य अधूरा है, और वह है हिंदी वर्णमाला। चाहे आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, वर्णमाला के सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत जरूरी है। और आज के इस एग्जाम बूस्टर क्लास में हम हिंदी वर्णमाला को बिल्कुल शून्य से शिखर तक समझेंगे। अक्सर छोटे छोटे व्यंजन और स्वरों के वर्गीकरण में हमसे गलतियां होती है, तो आज हम उन सभी शंकाओं को दूर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा। और इस कक्षा के अंत में जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसको भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? तो वर्ण को कहते हैं। एक प्रश्न ये हो गया। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या? विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर, अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण न हो, ठीक है, तो वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। तो ये रहा वर्ण की परिभाषा। यहाँ से दो प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा वर्ण। और फिर वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर का क्या अर्थ होता है? जिसका क्षरण ना हो। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि को देखेंगे। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, ठीक है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या है? ध्वनि जो है शब्दों की आधारशिला है, और ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। अ, आ, ई, उ आदि जब मनुष्य की वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियां कहलाती हैं। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। जब अ, आ, ई, उ आदि ये सब जो ध्वनियां वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तो उसे हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि को देखते हैं। ध्वनि ध्वनि को बोला और सुना जाता है, जबकि जो वर्ण है वर्ण पढ़ा, लिखा और देखा जा सकता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। देखिए अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे? ऊपर पढ़े थे यहाँ पे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। अब भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो वो वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। अब देखिए, वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, तथा अक्षर से छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए कि वाक्य वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है, और उपवाक्य से छोटा पद होता है, फिर पद से छोटा अक्षर होता है, और अक्षर से छोटा वर्ण। तो कहने का मतलब है कि पहले वर्ण, फिर अक्षर, फिर पद, फिर उपवाक्य, तब जाकर के ये वाक्य में होगा। जैसे समझते हैं, पानी शब्द में दो अक्षर, ठीक है, पा और नी है, और चार वर्ण है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो दो ही अक्षर है और इसमें चार वर्ण कहाँ से आए? तो देखिए, जो प है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के वो पूरा नहीं होता है, उसमें स्वर लगा रहता है। तो यहाँ पे जो प है इसमें हलंत दे दिया है, तो ये स्वर रहित हो गया प। ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो प हो गया, और आ, जब स्वर आ मिला प में तो पा की मात्रा हो गई पा। फिर न है, ये भी स्वर रहित न है। अब इसमें ई स्वर मिला, तो यहाँ पे हो गया नी, तो क्या बना? पानी। इसमें वर्ण चार है। कौन? एक प हो गया, आ हो गया, न और ई, ये चार वर्ण हैं। और अक्षर कितने हुए? दो अक्षर हुए, पा और नी। और दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर देव जी हैं, और जय सिंह जी, मनोज जी, ममता मैम और रश्मि मिश्रा मैम जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, और सीमा मिश्रा जी हैं। और आपके ये शब्द हमें और भी मेहनत करने की ऊर्जा देते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्णमाला को। तो वर्णमाला यहाँ पे देख लीजिए।
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से ही पूछ देता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये देखिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा वर्णमाला है ये, ठीक है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। एक और आ गया है ऐसे करके कोई वर्ण है, अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, लेकिन याद रखिएगा अगर हो जाएगा तो 53 हो जाएगा संख्या। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि हिंदी की लिपि क्या है, तो हमारा जवाब होगा देवनागरी लिपि। दोस्तों देखिए, प्रश्नोत्तरी में चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे, लेकिन हम यहाँ पर लाइन टू लाइन आप लोगों को इसमें से प्रश्न निकाल करके आप लोगों के सामने रखते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि में कुल वर्ण हैं कितने हैं? तो 52 वर्ण हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अब देखिए इनका विवरण, स्वर कितने हैं? तो स्वर की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अगर संस्कृत में स्वर पूछेगा कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो संस्कृत में कुल स्वर 13 होते हैं, लेकिन हमें यहाँ हिंदी का स्वर पढ़ना है, तो हिंदी में 11 स्वर। और देखिए अपभ्रंश का स्वर पूछेगा कि अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं, तब हमारा जवाब होगा कि 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में, 13 संस्कृत में और 11 जो है हिंदी में। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन यह भी 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये 2 होते हैं। कौन कौन से? अढ़ और ड। अड़ होता है, ड नहीं होता है, अड़ा होता है। अड़ा का प्रयोग जैसे सड़क, मोड़, अभी मोड़ लिखना रहेगा तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। पढ़ना के लिए करते हैं अढ़ का। और अगला है अयोगवाह। अयोगवाह ये भी 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह हैं। तो कुल हो जाएगा हमारा 52 वर्ण। अब यहाँ पे दोस्तों हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्ण जो हैं इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक स्वर्ण वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण को देखेंगे। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो, ठीक है, जिसमें कोई रुकावट न हो, बिना अवरोध के हो, स्वर कहलाते हैं। इनके यानी स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं कि 11 होती है, जो इस प्रकार है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि किसका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, तो वो हो जाएगा आपका जवाब स्वर का, ठीक है। और हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 11। और जो है ये जो स्वर है इसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता जो है नहीं ली जाती है इसका उच्चारण करने में। अब आगे आइए देखते हैं स्वर, स्वर के कितने प्रकार हैं। तो देखिए जो स्वर हैं उसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका अ है, ई है, उ है और री है। ये 4 जो हैं वर्ण ह्रस्व के हैं, ह्रस्व स्वर हैं ये। और दीर्घ स्वर में आएगा आपका आ, ई और उ। ये वही शब्द है जो अ से मिलकर के बना है आ, उसी प्रकार से ई से मिलकर बना है ई, उ से मिलकर बना है उ। तो ये हो गए आपका दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर को देखते हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन से है? ए, ऐ, ओ और औ। तो जो ह्रस्व स्वर है इसकी संख्या 4 हो गया, दीर्घ स्वर की संख्या 3 हो गया, और जो संयुक्त स्वर हैं ये कितने हैं? 4 हो गए, ठीक है। तो टोटल देखिए 11 हो गए, 4 4 8 और ये 3 11 स्वर हो गए। अब स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, फिर है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, और नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर, और लास्ट अंतिम है घोषत्व के आधार पर। तो ये रहा स्वर वर्णों का वर्गीकरण। आइए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहले देखेंगे मात्रा को। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए
जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वर को हम मात्रा भी कहते हैं। और मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। अभी आप लोग सोचेंगे कि मैम बताई हैं कि स्वर जो है कुल 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 ही है। तो क्यों 10 है? तो यहाँ पे मात्रा की संख्या बता रहा है। ठीक है, जो अ होता है इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। ये अ जो है उदासीन स्वर है। कैसा स्वर है? उदासीन स्वर है। तो ये मात्रा में नहीं जोड़े जाते हैं। तो अ को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। तो मात्रा की संख्या से जो है स्वर 10 होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि आ है, आ की मात्रा है, ए की मात्रा, ई की मात्रा, उ, री, ए, ओ और औ, ये सभी मात्रा है। अब यहाँ पर जो है मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मात्रा के आधार पर तो एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहले हम ह्रस्व स्वर को देखेंगे। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरी स्वरों से नहीं होती है वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहेंगे और एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? तो अ है, ई, उ और री है। ये 4 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हैं। अब देखेंगे दीर्घ स्वर को। अभी हम लोग स्वर ही पढ़ रहे हैं, अभी व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर में हम दीर्घ स्वर को पढ़ेंगे। समान ह्रस्व या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। ठीक है, जैसे अ और अ मिलकर के आ बना है, ई मिलकर के ई बना है, और उ जो है उ से बना है, और ए अ और ई से मिलकर बना है। ऐ जो है अ और ए से मिलकर बना है, और ओ जो है अ और उ से, और अ ओ से मिलकर के औ बना है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए 2 मात्राओं का। अब है प्लुत स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 यानी जो 3 का ये निशान है, 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वहां पे ये लिखा जाता है। ये जो प्लुत स्वर है इसका अधिकतर प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया। साथियों, यहाँ पे हम जो है अच्छे से देखेंगे स्वर को, क्योंकि ये तो कहने के लिए सरल है, लेकिन जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो भले ही समय लगे, लेकिन अच्छे से समझ करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखिए 3 भाग में हुआ है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है, अब अग्र स्वर में क्या क्या आएगा? प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन सा स्वर अग्र स्वर है। ठीक है, और 3 ऑप्शन इधर से कोई उठा के दे देगा और एक इसमें से रहेगा, तो हमें याद होनी चाहिए। तो देखिए, अग्र स्वर में आपका ई ए हो जाएगा। ठीक है, ये 4 स्वर वर्ण जो हैं अग्र स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ई ए। और मध्य स्वर सिर्फ अ है। ठीक है, अ मध्य स्वर है। अब पश्च स्वर में आएगा आपका आ, उ, ओ और औ। 5 वर्ण जो हैं स्वर वर्ण पश्च स्वर में है, 4 अग्र में है और मध्य में सिर्फ अ है। ठीक है, अ उदासीन स्वर होता है। तो ये जो उदासीन स्वर है ये मध्य स्वर है। आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई ए। इसका उच्चारण करके देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण करने में जो है जीभ का कौन सा भाग प्रयोग में आ रहा है। तो अग्र भाग प्रयोग में आ रहा है। अब मध्य स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं या वह मध्य स्वर कहलाता है। जैसे अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होते हैं पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ आता है। अब है कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, ऊपर भी हम लोग अभी पढ़े हैं जो है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो 3 भाग में।
ठीक है। स्वर के जीभ के आधार पर भी 3 भाग में है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो ये जो है 4 भाग में है। आगे देखते हैं। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भाग में हुआ है। पहला है विवृत स्वर, दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, और तीसरा है समृद्ध स्वर, चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर। यहाँ से एक प्रश्न तो तय है किसी भी परीक्षा में आने, ठीक है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विवृत स्वर, ठीक है। विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है। कैसा? मुख द्वार पूरा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम जब आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह जो है पूरा का पूरा खुल जाएगा, आ। आप लोग एक बार बोल के देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो ये रहा विवृत स्वर। विवृत स्वर में कौन सा आएगा? अब देखेंगे अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत का मतलब क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है। आ में तो मुख द्वार एकदम पूरा खुल गया था, लेकिन अर्ध विवृत में जो है आधा ही खुलेगा, ठीक है। आधा मुंह खुलेगा। अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ हो गया, ए हो गया और अ हो गया। एक बार आप लोग उच्चारण करके जरूर देखिएगा मेरे कहने से। अब देखेंगे समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अभी तो हम लोग देखे हैं कि विवृत में पूरा का पूरा खुला रहता है और अर्ध विवृत में थोड़ा सा आधा खुला रहता है। अब समृद्ध जो स्वर है इसमें जो है मुख द्वार लगभग एकदम बंद रहेगा, ठीक है। चारों तरफ से बंद रहेगा। समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अब देखिए इसका उच्चारण कौन सा स्वर है? ई, उ और उ। ये 4 जो हैं समृद्ध स्वर है। अब अर्ध समृद्ध स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। पूरा नहीं बंद रहेगा, आधा ही बंद रहेगा, आधा बंद रहेगा, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ओ, ये 2 स्वर वर्ण अर्ध समृद्ध स्वर हैं। कौन कौन से? ए और ओ। होठ की यानी ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है ओठ की स्थिति के आधार पर। तो ये 2 भेद किए गए हैं ओठ के आधार पर। पहला है वृत्ताकार, किसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारा ओठ जो है वृत्ताकार बनेगा, और किसका उच्चारण करेंगे तो हमारा ओठ जो है अवृत्ताकार बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्ताकार स्वर को। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार में हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं। अब वे स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए उ, जब हम उ बोलेंगे या उ बोलेंगे तो हमारा जो है होठ वृत्ताकार हो जा रहा है। बोल के देखिएगा आप लोग, ओ, औ और आ, ठीक है। तो ये सभी स्वर क्या हैं? वृत्ताकार हैं। अब देखेंगे अवृत्ताकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं, ठीक है। वृत्ताकार न होकर के थोड़ा सा ये फैले से रहते हैं, वे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए और ऐ। ये सभी स्वर क्या हैं? अवृत्ताकार हैं। अगला है नाक। वह मुंह से वायु के निकलने के आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? पहला है मौखिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। अब देखेंगे मौखिक स्वर कौन से होते हैं। मौखिक स्वर को निरनुनासिक स्वर भी कहते हैं। तो जिन स्वरों के, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है वे स्वर मौखिक स्वर या निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये जो हैं निरनुनासिक या मौखिक स्वर हैं। आगे हम लोग देखेंगे निरनुनासिक अनुनासिक को। तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ नाक से भी बाहर आती है वे स्वर अनुनासिक कहलाता है। जैसे अ और आ, ठीक है, आदि। अनुनासिक स्वर निरनुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देखिए सांस, सास, सिर्फ सास है, सिर्फ इसमें स में आ लगा है, लेकिन वहीं पे जब अनुनासिक आ जाएगा सांस हो जाएगा, सांस। अब आइए देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण। अभी तो हम लोग देखे हैं स्वर वर्ण को, अब यहाँ से देखेंगे व्यंजन वर्ण को।
वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो हम लोग स्वर को देखे हैं कि जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता था उसे हम स्वर कहते थे, और यहाँ पे जो व्यंजन है इसका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में जो है यहाँ पे होगा, की ध्वनि छिपी रहती है। के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे देखिए क जो है अगर स्वर रहित है तो इसमें हलंत लगा रहेगा, इसमें मिलने पर पूरा क होगा। उसी प्रकार से ख भी है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण को, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या हम लोग पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं? तो 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग को कंठ भी बोलते हैं, कंठ। त वर्ग को तालु बोलते हैं या तालव्य भी बोलते हैं। ट वर्ग को मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा। त वर्ग को दंत बोलते हैं, दंत। और प वर्ग को जो है ओष्ठ बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है ये क वर्ग का कंठ से उच्चारण होता है, त वर्ग का तालव्य से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है, त वर्ग का दंत से होता है, और प वर्ग का जो है ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण स्थान। तो क वर्ग में आपका क से लेकर अंग तक के जितने भी वर्ग स्वर व्यंजन वर्ण हैं वो आएंगे। च में च से लेकर के इ तक, ट में ट से अड़ तक, और त में त से लेकर के न तक, और प में प से लेकर के म तक। तो ये सभी आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या 25 होती है। और प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण है। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हुए? 25 हो गए। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसमें य, र, ल और व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। और जो य और र है इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 है, और उसमें व्यंजन में स, श, स और ह आएगा। तो कुल व्यंजन कितने हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 उष्म। टोटल हिंदी में जो व्यंजन है उसकी संख्या 33 है। और जो द्विगुण है, द्विगुण के अन्य नाम गौड़ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, नामित व्यंजन। देखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी तक तो द्विगुण व्यंजन के ही नाम से जानते थे, लेकिन द्विगुण व्यंजन को गौड़ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और नामित व्यंजन आदि कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है द्विगुण व्यंजन का, गौड़ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और नामित व्यंजन। यहाँ पे नामित होगा। और ये कौन से हैं? अड़ है और अढ़ है, ये द्विगुण व्यंजन है। छ क और श के योग से बनता है। त्र जो है त और र के योग से बनता है। ज्य ज और य के योग से बनता है। तथा जो स्र है ये तालव्य श और र के योग से बनता है। तो ये चारों जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन में आएंगे। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। व्यंजनों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो जो व्यंजन है इसका 3 वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन यह भी देख लिए हैं कितने हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, और उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन यह भी 4 हैं। ये तीनों हम लोग अभी पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, ये देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे वर्ण जो उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श होते हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक तरफ वर्ग है, फिर एक तरफ व्यंजन है। वर्ग, व्यंजन और वर्णों की संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो क वर्ग है इसमें 5 है। ठीक है, वर्णों की संख्या 5 है क वर्ग में। च वर्ग में भी 5 है, सब में 5-5 है, और टोटल हो गए 25। टोटल 25 हो गए। इसी तरह से अंतःस्थ व्यंजन भी देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जो जीभ, तालु, दांत, ओठ यानी ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से उच्चारण किए जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी है कि जो य है और व है उसको हम अर्ध स्वर कहते हैं।
ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण जो किसी स्थान पर घर्षण करते हुए उच्चरित हो, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन है उसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, ये 4 होते हैं। ठीक है, अब आगे है कि घोष के आधार पर यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वे 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है अघोष, अघोष और दूसरा है घोष या सघोष। अघोष क्या है? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत न हो, क्या झंकृत न हो, अघोष कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा श, तालव्य स, दंती स, ठीक है, ये जो है तीनों श है और ये क्या है? अघोष वर्ण है। तो अघोष व्यंजन वर्ण देख लीजिए यहाँ पे क, ख, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो क पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, च पहला हो गया, छ दूसरा हो गया, ट पहला, ठ दूसरा, त पहला, थ दूसरा, प पहला, फ दूसरा और ये तीनों स, ये सब किसमें आते हैं? तो अघोष में आते हैं। सघोष यानी घोष वर्ण को। तो जो घोष वर्ण है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो, घोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग और सारे स्वर वर्ण, जितने स्वर वर्ण यानी 11 स्वर हो गए, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। और य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ और ह, ये सभी किसमें आएंगे? घोष में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घोष वर्ण को देख लीजिए। उसके बाद सभी स्वर भी घोष में आएंगे और जो अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल, व और एक जो ह है, इसको काकल्य या हकार भी बोलते हैं, तो ये भी आपका घोष में आएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वह क्या कहलाती हैं? तो वो जो है घोष ध्वनि कहलाती है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान दंत है। वे दो वर्ण जो अयोगवाह कहलाते हैं वो कौन से हैं? तो अंग और अह होते हैं अयोगवाह। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर, कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? कौन? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर और 35 व्यंजन। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर क्या है? ये तो ये कंठ है। अकुह विसर्जनियाम कंठा इसका सूत्र है, इसको बता देती हूँ। अकुह, देखिए अकुह विसर्जनियाम कंठा, विसर्जनियाम कंठ। अकुह से देखिए अ और आ जाएगा, क से क वर्ग का पांचों वर्ण आ जाएगा और ह और विसर्ग भी। ठीक है, ये सभी वर्ण जो हैं कंठ वर्ण से इसका उच्चारण होता है। किससे? कंठ वर्ण से। तो ये समझ में आ गया कि जो अ और आ है इसका उच्चारण कंठ से होता है। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है तो शब्द को माना जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि है तो ये तालव्य है। इसका सूत्र है कि इचु, इचु यशा नाम, नाम तालव्य, तालव्य यहाँ पे है। ठीक है, तो ई से ई हो जाएगा, दोनों ई। चु, च से च वर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे और य रहेगा और श। ठीक है, तो इसका उच्चारण जो है तालव्य से होता है। आगे है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है तो वो है शब्द। शब्द जो है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न पूछा है कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं तो जो वर्ग का 5वां अक्षर है वो अनुनासिक होता है। जैसे क वर्ग का 5वां कौन सा है? अ है, और जो है च वर्ग का य है, ट वर्ग का ड़ है। ठीक है, इसी तरह से और जो बचा है द वर्ग का और जो है प वर्ग का। द वर्ग का क्या आएगा यहाँ पे?
आइए यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ठीक है। तो जो वर्ग का पंचमाक्षर है, तो पहले पहले क वर्ग का जो है अंग है, ठीक है, और दूसरे च वर्ग का य है, और ट वर्ग का अड़ है, और जो त वर्ग का है वो न है, और लास्ट जो प वर्ग है उसका है म। तो ये जो पांचों हैं ये वर्ग का पंचमाक्षर है और इसका उच्चारण जो है अनुनासिक से होता है। अगला प्रश्न है कि मात्रा स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम कहते हैं मात्रा स्वर को। प्राचीन का विलोम यहाँ पे पूछ दिया है, तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। महाप्राण ध्वनिया है, तो ये ढ और ध जो है महाप्राण ध्वनिया है। ऐसे महाप्राण ध्वनिया किसको कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी स्वर होते हैं, तो देखिए सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं और सभी स्वर जो है सघोष भी होते हैं। री का उच्चारण स्थान तो मूर्धन्य है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये वही व्यंजन है महाप्राण व्यंजन, जिसका उच्चारण जो है अधिक प्रयत्न से होता है। ओष्ठ वर्ण, तो प और फ जो है ओष्ठ वर्ण है, पूरा प वर्ग ही ओष्ठ से उच्चरित होता है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं अभी। तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो अग्रभाग। ई का उच्चारण स्थान अग्रभाग से होता है जिह्वा के। प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पर इय व्यंजन है, तो ये तालव्य है। उच्चारण की दृष्टि से स श स यानी कि तीनों श व्यंजन है, तो ये उष्म प्रकार के व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। इसमें एक ह भी रहता है, यह भी उष्म है। क और श दो वर्णों के संयोग से हुआ है, तो ये 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। तो साथियों, ये थी हिंदी वर्णमाला की विस्तृत क्लास। मुझे उम्मीद है कि अब स्वरों और व्यंजनों को लेकर आपकी समझ और भी स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।